श्रमेव जयते, यानी श्रम करने वाले की जय हो, विजय हो। और इसलिए श्रमिकों या यूं कहें कि सर्विस क्लास का स्थान सबसे ऊपर है और उनका योगदान देश की तरक्की के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी। श्रमिक वर्ग किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत है। भारत जब 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये जानना और समझना जरूरी हो जाता है कि हमारे देश का लेबर लॉ क्या कहता है और लेबर लॉ रिफॉर्म के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कानून की बारीकियों को समझाता कार्यक्रम आपका कानून और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। तो आपका कानून का जो आज का विषय है श्रम कानून और आपका अधिकार, इसमें हम समझेंगे कि क्या है श्रम कानून, श्रम कानूनों में कौन से कानून आते हैं, कैसे श्रम कानूनों का लाभ आप ले सकते हैं, संवैधानिक व्यवस्था इसे लेकर क्या कहती है और क्या कहती है नई श्रम संहिता। तमाम बातों पर होगी चर्चा। आप अपने सवाल हमसे पूछिए, जानिए कैसे मिलेगा आपको आपका हक, कैसे करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा। देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों का जवाब। आप हमें मेल करें आपका कानून.sansatv@gmail.com पर। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने खास पैनल के साथ। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर ओंकार शर्मा, डीडीजी लेबर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। आपके बारे में बताऊं, ही इज अ गेस्ट स्पीकर फॉर वेरियस प्रोग्राम्स conducted by ILO, UNICEF, World Bank, National Human Rights Commission, National Commission for Protection of Child Rights, National Women Commission and several other organizations. He has been a member of Standards Review Mechanism of ILO and he has been associated with the framing the labor policy of the country and drafting the new labor codes of India. बहुत स्वागत सर का। साथ ही मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं डॉक्टर वागेश्वरी देशवाल, प्रोफेसर हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और मैम के बारे में बताऊं, महिलाओं को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे मुद्दों को लेकर, खासकर फेमिनिज्म की जब बात आती है, चाइल्ड बच्चों की और उनके लेबर को लेकर बात आती है, उनके प्रोटेक्शन को लेकर बात आती है, उसमें इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। बहुत स्वागत है मैम आपका संसद टीवी में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल ओंकार सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जब हम श्रम कानूनों की बात करते हैं, हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग, भारत जैसा देश जिसकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो श्रमिक वर्ग है। और हम कह भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सत्यमेव जयते के बाद श्रमेव जयते। तो इस श्रमेव जयते के लिए जो देश का श्रम कानून है वो क्या कहता है और किस तरीके से हम अपने सर्विस क्लास को सिक्योर करते हैं इन कानूनों के माध्यम से? अमृता जी, हमारे देश में जो श्रम कानून है वो श्रमिकों के सभी पहलुओं को एड्रेस करते हैं जी। देश में जो सेंट्रल लेबर लॉज हैं, जिनको केंद्रीय श्रम कानून कहते हैं, जो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, वो 32 हैं। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि राज्य भी अपने अपने अलग अलग राज्यों में उनके भी अलग कानून हैं, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। जी। 32 कानूनों के ऊपर तो चर्चा करना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि समय आपका सीमित है। आसान करने के लिए मैं इसको कह सकता हूँ कि हम 4 भागों में बांट दें इसको। ठीक है। एक है जो वर्कर्स का जो बड़ा इशू होता है वो वेजेस, वेतन, मजदूरी। उससे संबंधित हमारे यहाँ 4 कानून हैं जी। एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में सरकारें तय करती हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें तय करती हैं कि अलग अलग एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, जिनको हम शेड्यूल में हैं, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय करती हैं जी। और हर श्रमिक जो उस एम्प्लॉयमेंट में है उसका एक अधिकार है कि उसको कम से कम वो न्यूनतम मजदूरी मिले।
सरकार कानून ये नहीं कहता न्यूनतम मजदूरी मिले, न्यूनतम मजदूरी से कम ना मिले, उससे ज़्यादा मिले, न्यूनतम मजदूरी से कम ना मिले, ये एक कानून है। और अगर किसी को कम मिल रहा है तो जो है, जो हमारे अधिकारी हैं उनको क्लेम अथॉरिटी नियुक्त किया गया है, उनके सामने समक्ष जाके वो अपना क्लेम लगा सकते हैं कि ये न्यूनतम मजदूरी उससे कम मिला है, जो डिफरेंस है वो हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं वो आदेश पारित करते हैं, ये न्यूनतम मजदूरी। इसी से ही संबंधित एक जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, समय पे वेज मिले और पूरा वेतन मिले, दो चीज़ें मुख्यतः हैं उसमें। समय पे मिले, 7 तारीख तक मिले, या 1000 से ज़्यादा हैं तो 10 तारीख तक मिले, 1 महीने के बाद, और पूरा मिले। कानून में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए कितनी कटौती कर सकते हैं, जो उसमें जो है कानून में लिखा हुआ है, परमिसिबल डिडक्शंस। उसके अलावा जो भी वेतन अर्जित किया है वो उसको मिलना चाहिए, पूरा वेतन मिले और समय पे मिले। अगर इसमें भी मान लो कभी नहीं दिया पूरा वेतन या समय पे नहीं दिया, वो भी एक जो है अधिकारी के पास जाके क्लेम लगा सकता है, और जो है जो डिफरेंस है या जो समय पे नहीं दिया है, पूरा नहीं दिया है, वो उसका आदेश पारित करेगा कि पूरा दिया जाए। ऐसे ही एक और कानून है, वो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है, महिलाओं और पुरुषों ने अगर एक जैसा काम किया है, समान काम किया है, उनको भी समान वेतन मिले, ना कम ना मिले। अगर किसी को जो कम मिल रहा है तो वो जो है उसका भी क्लेम लगाया जा सकता है, उसको पूरा बराबर जो है, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा वेतन के रेट को लेके, अगर उन्होंने सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर किया है। और बोनस को भी हम डेफर्ड वेज मानते हैं, जो बोनस के दायरे में जो आते हैं साल में उनको बोनस दिया जाता है। ये तो वेतन से संबंधित है। ऐसे ही हमारे जो है दूसरा है जैसे सोशल सिक्योरिटी से संबंधित, उसमें सोशल सिक्योरिटी से संबंधित हमारे यहाँ 9 कानून हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड 20 या 20 से ज़्यादा जहाँ पर वर्कर हैं तो वहाँ पर ये लागू होता है, और उसमें जो है एक डिडक्शंस किया जाता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, वर्कर भी कंट्रीब्यूट करता है, और प्रोविडेंट उसमें 3 सुविधाएं मिलती हैं। प्रोविडेंट फंड का है, दूसरा जो है एक ग्रुप इंश्योरेंस है, और तीसरा एक जो है पेंशन है। ये तीनों अधिकार, 3 सोशल सिक्योरिटी हम इसमें देते हैं। बिल्कुल सर, आगे हम आपसे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट को लेकर भी समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी समझेंगे कि जैसे आपने कहा कि अधिकारी से क्लेम कर सकते हैं तो उसका एक तरीका क्या होगा, और लेबर कोर्ट्स इसमें किस तरीके से काम करती हैं हम ये भी समझेंगे। फिलहाल मैं बागेश्वरी मैम का रुख करना चाहूँगी। मैम, सोशल सिक्योरिटी से लेकर आपको सवाल है, और इसमें खासकर अगर महिलाओं की बात करें, क्योंकि महिलाओं पर हम समझते हैं कि दोहरा भार है, मैटरनिटी भी उनका एक बहुत ख़ास पीरियड है, और जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसको भी लेकर मैं चाहूँगी थोड़ा आप इलैबोरेट करें कि किस तरीके से इस सोशल सिक्योरिटी एक्ट में खासकर मैटरनिटी को लेकर क्या प्रोविजंस हैं, और उसे लेकर आप कैसे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर एक एम्प्लॉय की जिंदगी का। जो भी काम करते हैं, हम जब नौकरी करते हैं, कोई भी, हम अगर चाहे इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, तो जितने दिन काम किया तब तो हमें पैसा मिलता है। लेकिन जब हमने काम करना बंद कर दिया, अब सारी जिंदगी तो काम नहीं कर सकते, कुछ उम्र के बाद हमारी हेल्थ, हमारी बाकी फैकल्टीज भी जवाब देने लगती हैं, तो उसके बाद क्या, उस समय पर जो हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे यहाँ पर कानून है। और उसमें मैटरनिटी बेनिफिट तो जब हम नौकरी करते करते भी, अब मातृत्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी महिला की जिंदगी का, हर औरत मां बनना चाहती है। तो ऐसे में अगर उसी समय जो उसकी बॉडी क्लॉक भी तो है ना, जो औरत की साथ साथ चलती है,
उसी समय पर उसे बच्चा भी पैदा करना है, उसी समय पर उसे अपनी नौकरी पे भी ध्यान देना है। तो ऐसे में ये नहीं होना चाहिए कि मैटरनिटी के वजह से उसे अपने करियर को बैक सीट पे रखना पड़े। इसीलिए 1961 में ही हमें एक मैटरनिटी बेनिफिट कानून मिला था और समय के साथ साथ उसमें बहुत चेंजेस आए हैं। जो लेटेस्ट चेंज आया है वो 2017 में आया है। और आज के दिन अगर हम मैटरनिटी बेनिफिट कानून की बात करें जो हमारे देश में है, तो मैं निसंकोच कह सकती हूँ कि विश्व की जो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव देश हैं उनसे किसी से भी कम नहीं है हमारे यहाँ के मैटरनिटी बेनिफिट्स। हम यहाँ जब बच्चा होता है उस समय पर हम 26 वीक्स का लीव देते हैं एक लेडी को। जिसने भी उस ऑफिस में, उस डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसने पिछले साल में, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले अगर उसने 80 दिन तक काम किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बाद उसे 26 वीक्स की पेड वो लीव की एलिजिबिलिटी होती है। 2 बच्चों तक उसे 26 वीक्स मिलते हैं और उसके बाद भी अगर शी वांट्स टू हैव मोर चिल्ड्रन तो उसमें भी उसे 12 वीक्स तक की लीव मिलती है। उसके अलावा भगवान ना करे अगर मिसकैरेज हो जाता है या कई बार एक ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन, अगर फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेगनेंसी हो गई है, सो देयर कुड बी सम अदर प्रॉब्लम जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, तो अगर ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन उसको कराना पड़ता है तो भी उसे 2 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। आजकल के टाइम में जो देखा गया है सरोगेसी की तरफ भी लोगों का झुकाव है। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि बच्चा अडॉप्ट भी करना चाहते हैं। तो जो अडॉप्टिंग मदर्स हैं या जो कमिशनिंग मदर्स हैं, और अगर अडॉप्ट जिस बच्चे को किया जा रहा है वो 3 महीने से छोटा है, तो उसे भी घर में लाने के बाद उसकी भी देखभाल करने की जिम्मेदारी जो माँ के ऊपर होगी, उसके लिए भी उसे 12 हफ्ते तक की छुट्टी का प्रावधान इस कानून में प्रोवाइड किया गया है। और केवल यही नहीं, ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और कुछ दिन उसे संभाला और फिर जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उसके बाद भी 2017 के अब कानून में क्या अमेंडमेंट्स लाए हैं कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 50 या ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, वहां पर उन्हें बच्चों के लिए क्रैश फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के 500 मीटर के अंदर अंदर कहीं होनी चाहिए। और वहां पर जो है 6 महीने से लेकर के और 6 साल तक के बच्चों को रखा जाएगा। जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा तब तक तो माँ को नर्सिंग ब्रेक्स दिए जाएंगे। दिन में 4 दफा वो जाकर के अपने बच्चे को संभाल के आ सकती है। और उसके बाद भी जो पेरेंट्स हैं, वो जो माएँ हैं, वो अपने बच्चों को संभाल भी सकती हैं। और उसके अलावा वहां पर उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, सैनिटेशन की, पीने का पानी हो, एक गार्ड होना चाहिए, अटेंडेंट होना चाहिए। और ये भी देखना है हमें कि जिस जगह हम बच्चों को रख रहे हैं वो सुरक्षित रहे। इसीलिए जैसे अगर बाहर से आने वाले कोई ड्राइवर्स हैं या क्लीनर्स हैं, तो जिस टाइम पर बच्चे हैं वहां पर किसी के आवागमन पर, सबके आवागमन पे एक तरीके से रोक रहेगी, ताकि ऐसा ना हो कि किसी प्रॉपर हेल्पर या केयर टेकर की एब्सेंस में कोई भी सेक्सुअल अब्यूज वगैरह की चीजें ना हो जाएं बच्चों के खिलाफ। तो ताकि औरतें निश्चिंत होकर के अपने काम पे फोकस कर सके। इसीलिए ये जो हमारे मैटरनिटी बेनिफिट्स वाले प्रावधान हैं बड़े ही होलिस्टिक, ओवरऑल टोटल कवरेज दे रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, और ये वेलकम योग्य भी हैं। और 17 में जो अमेंडमेंट हुए हैं सर, वो बहुत ही अच्छे हुए हैं, इसका बेनिफिट हमें भी मिला। सर, आप वर्किंग कंडीशन एक्ट्स की बात आपने इससे पहले भी जिक्र किया। इसमें ख़ास तौर पे मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का मैं चाहूँगी जिक्र करना, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कुछ ऐसा सेटअप हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत ज़्यादा लोगों को रखा जा रहा है। तो ऐसे में जो संविदा के लेबर्स क्लास हैं, जो संविदा पे हैं, वो ये समझना चाहते हैं कि उनके अधिकारों को लेकर कानून क्या कहता है। जी, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 का है जी, उसमें हमने सेक्शन 16, 17, 18, 19 में जो सुविधाएं हैं, वर्क प्लेस की एमिनिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड करने के लिए उसमें प्रोविज़न्स हैं। अगर वो जो है जो बेनिफिट्स जो देने हैं, अगर वो उसने एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी है, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिए हैं तो सेक्शन 20 में वो जिम्मेवारी जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसका एस्टेब्लिशमेंट का जो ओनर है उसकी जिम्मेवारी पड़ती है। और एक सेक्शन 21 में है, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कहीं वेजेस नहीं दिया, पूरा नहीं दिया, तो
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी बनती है कि वर्कर्स का जो है जो वेतन है जो भुगतान नहीं किया है वर्कर कॉन्ट्रैक्टर ने या कम भुगतान किया है, तो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो एस्टेब्लिशमेंट का ओनर है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वेतन दे। और इस तरह से हम उनके पूरा जो है राइट्स को जो है एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं और उनकी वेज की राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरा जो है जितने सामाजिक सुरक्षा के जो कानून हैं हमारे, वर्किंग कंडीशंस लॉज हैं, वेज लॉज हैं, सब के सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो कि ठेकेदार के माध्यम से जो वर्कर रखे हैं उन पर भी सभी के सभी कानून लागू होते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे कानून उन पर लागू होते हैं। लेकिन स्थायित्व को लेकर क्या, कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है कि इतने साल आपको नौकरी करनी है, उसके पहले अगर उनको डिसमिस किया जाता है? देखिए, दो चीज़ आप यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबॉलिशन एक्ट में एक शब्द आता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो है हु हैज़ बीन एम्प्लॉयड थ्रू सम एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर, किसी कॉन्ट्रैक्टर या किसी के माध्यम से जो रखा गया है, जो आउटसोर्स वर्कर कहते हैं उनको, वो तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। दूसरा जो आप जो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, एक फिक्स टर्म के लिए एक समय के लिए जो है वर्कर को जो रखा गया है, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डायरेक्ट उनको रखता है और उसमें भी जो भी राइट्स है रेगुलर वर्कर्स के होते हैं उनको वही राइट्स उसको ही मिलते हैं। लेकिन ये देखा जाएगा कि उन्होंने कितना समय काम किया है। जैसे कि ग्रेच्युटी है तो वो 5 वर्ष के बाद अधिकार मिलता है उसको। तो ये बाकी जो वर्किंग कंडीशंस लॉज में कोई भेदभाव नहीं है कि कितने समय के लिए उसको वर्कर को रखा गया बिल्कुल है। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता था, क्योंकि कॉमन लोग कानून के बारे में थोड़ी कम जानकारी रखते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो कानून को जाने, अपने अधिकारों को जाने। और इसीलिए ये हमारा शो है आपका कानून, ताकि जैसा कि सर ने भी बताया कि सारे लॉज कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उन पर भी लागू होते हैं, खासकर सोशल सिक्योरिटी के जो जितने भी एक्ट्स हैं। भाग्यश्वरी मैम, सोशल सिक्योरिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसे लेकर तो हमारा संविधान भी कहता है कि सभी की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और इसीलिए इस तरह के कानून बनाए गए हैं। बच्चों की अगर हम बात करें, चाइल्ड लेबर एक्ट क्या कहता है इसे लेकर और इसके प्रोविजंस आप थोड़ा सा विस्तार में समझाइए। बच्चे तो हमारे देश का भविष्य हैं, तो हर एक बच्चा एक बड़े ही आजाद तरीके से, स्वच्छंद तरीके से ग्रो करे, डेवलप करे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर जो कानून है चाइल्ड लेबर को जो प्रोहिबिट करता है, उसमें भी अभी और संशोधन भी हुए हैं। पहले क्या था कानून में, 14 साल से छोटे बच्चे को हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते थे, किसी भी तरीके के कोई डेंजरस ऑक्यूपेशन या हैजार्डस वर्क में एंगेज नहीं कर सकते थे 14 साल से छोटे बच्चे को। लेकिन देखा जाए तो 14 साल से जो बड़े भी बच्चे हैं, क्योंकि इस कानून में डेफिनेशन चाइल्ड की 14 से जो छोटी उम्र के बच्चे थे उनको ही कवर किया गया था। लेकिन अगर हम एडोलसेंट्स की बात करें, जो 14 से लेकर के 18 के बीच के बच्चे हैं, उनको भी इक्वली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए एजुकेशन तो उनकी भी तब तक कंप्लीट नहीं हुई होती है। तो इसीलिए अब कानून में और संशोधन कर दिया गया है और 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर तो एब्सोल्यूट बार है ही कि किसी भी तरीके के हम उन्हें हैजार्डस ऑक्यूपेशंस वगैरह में नहीं एंगेज करेंगे। उसके ऊपर भी जो, हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रही थी अमृता जी? नहीं बिल्कुल, आप बताइए, कंटिन्यू मैम। हाँ जी, और जो 14 से 18 के बीच के भी बच्चे हैं उनके लिए भी अब हमारे पास रेगुलेशंस हैं कि उनको भी हम किसी भी तरीके के हैजार्डस ऑक्यूपेशन में एंगेज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो 14 साल से छोटे बच्चे थे, पहले उनके लिए हम ये परमिशन देते थे कि कोई फैमिली रन एंटरप्राइजेस वगैरह हैं उसमें हम उनको एंगेज कर सकते हैं, तो वो तो अभी भी अलाउड है। लेकिन कोई भी अगर इस तरीके का काम है जो बच्चे के एजुकेशन से या बच्चे की जो नॉर्मल ग्रोथ है उससे इंटरफेयर करता है, तो अगर वो फैमिली रन एंटरप्राइज भी है ना, तो वहां पर भी हमने अब रोक लगा दी है, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एजुकेट करना और ये इंश्योर करना कि वो पूरा डेवलप हो सके। लेकिन अगर वो अपने घर में अपने माता पिता के साथ काम कराते हैं, घर में कोई काम चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत वो काम कर सकते हैं, या फिर स्कूल के बाद वो कोई छोटा मोटा किसी प्रोजेक्ट में या एक्टिविटी में इन्वॉल्व
होते हैं, या फिर अपनी छुट्टियों में कोई ऐसा काम करते हैं जैसे इंटर्नशिप या कुछ, जिससे कि उनका एक एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट भी होता है, उसके लिए चाहे उन्हें थोड़े बहुत कुछ वेजेस भी मिल जाते हैं, तो वो भी अलाउड है। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट बार है ना 14 से कम का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या देखा जाता था हमारे देश में, छोटी बच्चियों को या छोटे बच्चों को यूजुअली ढाबों पे, या जैसे गरीबी बहुत है तो वहां पर क्या करते थे लोग, अपने बच्चों को किसी के घर छोड़ देते हैं कि आपके घर ये काम कर लेंगे, बस खाना खा पी लेंगे, आप इन्हें अपने पास रख लीजिए। तो अब ये सब इसके ऊपर टोटल बार है, और एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना दिया गया है कि देखा जाएगा कि कहीं पर भी ऐसे बच्चे एंगेज नहीं हो, और उनके पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, अगर मैं किसी माइनर बच्चे को जॉब देती हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, साथ में उसके पेरेंट्स की भी बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल मैम, मैं समझ रही हूँ, और चूंकि वक्त भी कम है सर, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट को मैं चाहूँगी थोड़ा सा ब्रीफ में आप बता दें, जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, प्लांटेशन लेबर एक्ट है, ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट है, लेकिन आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। मैं थोड़ा सा जस्ट सप्लीमेंट करना चाहता हूँ अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया चाइल्ड लेबर पे। अब हमारा पहले जो कानून था ये ILO कन्वेंशन 5 के आधार पे था, बहुत 1920 की कन्वेंशन थी। अब कन्वेंशन नंबर 138 और कन्वेंशन नंबर 182 आ गया है। हमने जो है इस कानून में जो बदलाव करने के बाद 2016 के बाद हमने इसका नाम भी बदला को चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। चाइल्ड लेबर कंप्लीट प्रोहिबिशन, 14 से नीचे कंप्लीट प्रोहिबिशन, 14 और 18 के बीच में प्रोहिबिशन इन हजार्डस ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस। मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है, अब ये जो है जो हमारा कानून है दुनिया में जो सबसे बेस्ट कानून है। ये कोर कन्वेंशंस हैं, 2 कोर कन्वेंशंस हैं, 138 एंड 182, जिसको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ राइट्स एंड वर्क प्लेस कन्वेंशन कहते हैं, उनको भी हमने रेटिफाई कर दिया है। ये थोड़ा मैं जस्ट सप्लीमेंट करा। IR इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में मेनली रेगुलेट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। हमारे 3 मुख्य कानून हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1948 का है, और ट्रेड यूनियन एक्ट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मुख्यतः चीज़ें हैं कि एक तो प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्यूट, कि डिस्प्यूट ना हो, जैसे उसमें वर्क्स कमेटी है, रेगुलर डायलॉग हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज़ में उनके। दूसरा है ग्रीवांस रिड्रेसल, जो वर्कर्स के ग्रीवांस है वो रिड्रेस हो जाए तो डिस्प्यूट्स नहीं होगा, और उसके बाद भी हो जाए तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो उसमें कंसीलिएशन का प्रावधान है। जो हमारे अधिकारी हैं, जो लेबर ऑफिसर से लेके और चीफ लेबर कमिश्नर तक, वो सभी कंसीलिएशन ऑफिसर नियुक्त करे गए हैं, नोटिफाई किए गए हैं। वो उसमें जो है कंसीलिएट करने के बाद उनको समाधान करते हैं, उसका समझौता कराते हैं। बाई चांस अगर समझौता नहीं होता है तो हमारी लेबर कोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ हम मैटर को रेफ़र करते हैं, और वो एडजुडिकेट जो है मेरिट के आधार पे उसमें वो निर्णय देते हैं। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। इसमें रेगुलेशन ऑफ द स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट भी हैं, कि स्ट्राइक्स हो या लॉकआउट हो तो उसको की क्या कंडीशंस हैं, क्या पहले उसकी जो है करने से पहले क्या क्या रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज़ हैं, और कब ये नहीं किया जा सकता स्ट्राइक्स या लॉकआउट में। सेक्शन 22 में, सेक्शन 23 में उसका दे रखा है। ऐसे ही हमारे यहाँ एक चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में ये है कि अगर जो है फैक्ट्री है, माइंस है, तो प्लांटेशन है और बड़ी है जिसमें 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, उसमें किसी को नौकरी से निकाला या लॉकआउट हुआ या क्लोजर हुआ तो उसमें क्या प्रावधान है, क्या कंपनसेशन दिया जाएगा, और क्योंकि किसी किसी क्षेत्र में एरिया में जो है चैप्टर 5B में जो है 100 से ऊपर जो हैं तो एम्प्लॉयर को परमिशन लेना पड़ेगा रिट्रेंचमेंट से पहले, क्लोजर से पहले। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर में मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो उस एस्टेब्लिशमेंट की लेबर पॉलिसीज़ हैं, जो कि जिससे वो वर्कर्स जो रूल्स हैं उनके, जो इंटरनल रूल्स हैं कि वो जो है वो पहले फ्रेम किए जाते हैं। वो ट्राइपार्टाइट है सिस्टम, लेबर पॉलिसी। हमारे देश में क्या है, लेबर पॉलिसी ट्राइपार्टिज्म का कॉन्सेप्ट है। एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट और वर्कर्स तीनों मिलके पॉलिसी डिसाइड करते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट में ये जो कन्वेंशन 144 है ट्राइपार्टिज्म, उसके आधार पे है जो है रूल्स का ड्राफ्ट रूल एम्प्लॉयर फ्रेम करेगा, उसका सर्टिफिकेशन जो है
अथॉरिटी, एक अधिकारी करेगा कि देयर शुड बी जस्ट एंड फेयर प्रॉपर हो, और उससे पहले जो है जो ट्रेड यूनियंस हैं, वर्कर्स हैं, उनसे भी इनपुट लेगा, उनकी भी इश्यूज़ को वो एडजस्ट करेगा। इस तरह से हमारा इंडस्ट्रियल जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है उसमें बिल्कुल सर। एक और आखिरी सवाल मेरे ख्याल से ये होगा, जब लेबर रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म्स 29 लॉज को 4 कोड्स में जो बदला गया है और आप उसका हिस्सा रहे हैं, मैं चाहूँगी आप उसको बहुत ब्रीफ में बताएं कि दरअसल ये रिफॉर्म्स क्या हैं और किस तरीके से इम्प्लीमेंट। देखिए इसमें बेसिकली रिफॉर्म्स में 3 इश्यूज हैं जो कि सेकंड नेशनल कमीशन ने कहा था। एक तो कंसोलिडेशन है। अब देखिए 32 कानून हैं, 32 कानूनों को याद रखना बिल्कुल बड़ा असंभव सा है, उनका कंप्लाइंस करना। एक तो कंसोलिडेशन है कि 32 कानूनों की जगह ये 4 कोड हों, तो उसमें उनको जो है प्रोविजंस को उसमें जो है किया है। 32 में से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 32 में हमने 29 कानूनों को उसमें रखा है। बिल्कुल। एक कानून को हम रिपील कर देंगे भविष्य में, बाकी 2 कानूनों को हमने उसमें नहीं रखा है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट एंड बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, इन दोनों को नहीं रखा है। हम ये चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में चाइल्ड लेबर फ्री इंडियन सोसाइटी हो, तो इस कानून की जरूरत ही नहीं हो, तो हम बाद में रिपील कर देंगे। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारा जो है सिविलाइज सोसाइटी है, तो बॉन्डेड लेबर की कोई स्थान नहीं होता सिविलाइज सोसाइटी में, तो हम ये है कि ये कानून 1976 का जो कानून है उसके आधार पे हम कंप्लीट प्रोहिबिशन हो जाएगी। 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद देयर विल नॉट बी एनी इंसिडेंसेस ऑफ द बॉन्डेड लेबर। तो इसलिए हम इन 2 कानूनों को हमने उसमें नहीं रखा है। इन कानूनों की जरूरत न पड़े, इन कानूनों की जरूरत न पड़े। बिल्कुल। वागेश्वरी मैम, आपका आखिरी कमेंट। हम लेबर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और चूंकि वक्त भी हमारे पास कम है। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी बहुत ही टाइमली और अच्छा स्टेप लिया गया है इस समय पर, जबकि हमारा देश एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी की तरह ग्रो कर रहा है। हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, हमने अपनी पॉपुलेशन को चैनलाइज किया है, उसकी एनर्जीज को हम सब कुछ अपने देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश में जो भी वर्कफोर्स में है, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज में, गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, चाहे जिसे हम कहते हैं इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, सबके लिए हम एक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो हमारे अब ये नए कोड में बात की गई है कि हमें उनके लिए एक वो बनाना है फंड, जिससे कि उनकी भी सोशल सिक्योरिटी पे हम ध्यान दे सकें और उन सबके हम राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो बहुत ही एक टाइमली और एक पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया वागेश्वरी आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और उनका सर आप स्टूडियो में आए, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अधिकारों को जानें, समझें, और इसके लिए आपकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कानून आपके लिए बनाए गए हैं उनको जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है, तभी तो आप अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। और इसीलिए ये कार्यक्रम है आपका कानून। आज के अंक में इतना ही। संसद टीवी पर अगले एपिसोड में किसी और कानून पर बात करेंगे। फिलहाल आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।